नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज में। साथियों, आज हम फिर से रीतिकाल के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुराने एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, वहीं 25 प्रश्न जो आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है साथियों, तो साथियों आप लोगों से सबसे पहले यही विनती है कि आप फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने के बाद ही आप आगे की वीडियो को देखना शुरुआत करें। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की अब तक जितने वीडियो हो चुके अपने जितने कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस, उसके अनुसार आप पहले की जो वीडियो हैं उनको सभी को एक बार देख लेवें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों का। अपना प्रश्न है आज का और वो है गंगा लहरी किसकी रचना है। साथियों आपके सामने प्रश्न है गंगा लहरी किसकी रचना है। आप फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि जो है ये प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि साथियों अगर मैं ही जो प्रश्न बोलूंगी, अगर मैं ही इसका फटाफट से आंसर जो है बताती रहूंगी तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे को जो ये क्वेश्चन है आता है कि नहीं आता है। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आपका आंसर दे। गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर सही होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले ही आपको जो है आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आंसर बताने के लिए अपना कमेंट बॉक्स है वो इसी के लिए दिया हुआ है कि आपका जो आंसर है आप उसमें आराम से लिख सकते हो पहले से ही कि मैंने ये आंसर लिखा है, अब इसका सही उत्तर है जो वो क्या रहने वाला है, कि आपका सही गलत है, जो प्रश्न है वो सही है या फिर गलत है, ये आपको जांचना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। 651 नंबर का प्रश्न अपना वो है गंगा लहरी किसकी रचना है। साथियों हम बात करते हैं गंगा लहरी किसकी रचना है, तो मतीराम की है या फिर जो है आपके पद्माकर की है या फिर आपके जो है ठाकुर की है या फिर आपके बोधा की है। तो साथियों गंगा लहरी जो रचना है साथियों ये जो है आपके पद्माकर कवि की रचना है। किसकी? पद्माकर कवि की रचना है। अगर साथियों हम बात करते हैं कि जो गंगा लहरी ये पद्माकर की है, अगर पद्माकर की अन्य रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं कि पद्माकर की अन्य रचनाएं और कौन कौन सी हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं तो एक तो इनकी है पद्माभरण। कौन सी है? पद्माभरण। ठीक है, ये भी जो है आपके पद्माकर की रचना है। एक है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रबोध पचासा। कौन सी है? प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा बहुत महत्वपूर्ण कवि है साथियों, याद रखना इनकी रचनाएं तो बिल्कुल आपको याद रखना है। जैसे आपके पद्माकर हो गए, मतीराम हो गए, बहुत सारे हैं ये सारे आपके रीतिकाल के, इनको तो आपको अच्छे से याद रखना। जैसे आपके घनानंद हो गए, केशवदास हो गए, इनकी रचनाएं जो है आपको कम से कम क्रम से और अच्छे से याद होनी चाहिए। तो एक तो इनकी जो है गंगा लहरी हो गई, पद्माभरण हो गई, प्रबोध पचासा हो गई। एक इनकी जो है वो है प्रताप सिंह विरुदावली। कौन सी है? प्रताप सिंह विरुदावली। ये भी किसकी हैं? तो ये भी आपके जो है पद्माकर की रचनाएं हैं। ठीक है, एक और है इनकी तो हिम्मत बहादुर विरुदावली। एक है इनकी जो राम रसायन, अली जहा प्रकाश। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जो ये सारी रचनाएं हैं ये पद्माकर की रचनाएं हैं। अगर साथ ही हम बात करते हैं मतीराम की रचनाएं कौन कौन सी है, तो मतीराम की सबसे महत्वपूर्ण रचना है फूल मंजरी। कौन सी है? फूल मंजरी। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है। एक और अगर हम इनकी महत्वपूर्ण रचना के बारे में बात करते हैं तो ललित ललाम। कौन सी? ललित ललाम। ये भी जो है आपके मतीराम की रचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक है इनकी व्रत कौमुदी। ये भी जो है इनकी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, व्रत कौमुदी। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं होगी किसकी? मतीराम की। अगर हम बात करें साथ तो ठाकुर की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी दो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, तो ठाकुर ठाकुर ठसक। ठीक है, और एक रचना है इनकी ठाकुर शतक। कौन सी? ठाकुर शतक। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना हो गई। बात करें हम बोधा की, तो बोधा के साथियों एक रचना है इश्क नामा। कौन सी? इश्क नामा। और एक रचना है बोधा की वो है इनकी विरह विरह वारिस। कौन सी है? विरह वारिस। ये हो गई इनकी अन्य
रचनाएं। अब साथियों आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। कैसे? इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अब तक के जो पिछले एग्जाम में पूछी गई हैं वो सारी मैंने आपको एक साथ लिखवा दी है। ठीक है, जैसे आपके मोतीराम की कौन कौन सी है महत्वपूर्ण, तो फूल मंजरी, ललित ललाम और व्रत कौमुदी। पद्माकर की आपके एक तो गंगा लहरी हो गई, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली। ठाकुर की बात करें हम तो ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये दो इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना है। बात करते हैं हम बोधा की। बोधा की जो महत्वपूर्ण रचना है एक तो इश्कनामा और एक विरह वारिस। ठीक है साथियों, तो आपका ये प्रश्न हुआ पहला कंप्लीट। इससे क्या कि साथियों अब जैसे आपको जो है साथ ही साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको चार कवियों की रचनाएं आपको याद हो गई हैं। अगर साथियों मेरा जो है क्वेश्चन बताने का पैटर्न या फिर पढ़ाने का जो पैटर्न आपको अच्छा लगा है तो आप एक बार जो है वीडियो को जरूर शेयर कर दे। जितने भी आपके साथी लोग हैं सबको वीडियो शेयर करें। और आप ऐसे तो बड़े स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप के, तो हो सकता है तो आप इसको भी जो है व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगा सकते हो, जिससे आपके साथी लोगों को ये वीडियो शेयर हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस किसकी रचना है? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं विरह वारिस किसकी रचना है। तो अभी फिलहाल आपने जस्ट पढ़ाई था, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो अब आप आराम से जो है इसका आंसर दे सकते हो। विरह वारिस बोधा की रचना है या फिर ठाकुर की रचना है, आलम की रचना है या फिर गणानंद की रचना है। यहाँ हम बात करते हैं साथियों विरह वारिस किसकी रचना है, तो आपके बोधा की रचना। एक तो मैंने बताई थी आपको कि बोधा की एक तो इश्कनामा और एक विरह वारिस, ये दोनों किसकी है, तो बोधा की रचना है। ठीक है, आपके साथियों आलम की जो है आपके आलम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, वो है आलम केली। कौन सी है? आलम केली। आलम केली ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। एक रचना है इनकी माधवानल कामकंदला। कौन सी है? माधवा नल कामकंदला। कौन सी? माधवानल कामकंदला। ठीक है, ये दो जो है आलम की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है ठाकुर की आपको बताई थी दो रचना, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने जसवंत सिंह है। भाषा भूषण एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो जसवंत सिंह है, या फिर आपके मतीराम है, या फिर भूषण है, या फिर आपके चिंतामणि है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो वो आपके जो है जसवंत सिंह हो जाएंगे। कौन? जसवंत सिंह जो है भाषा भूषण रचना के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, भाषा भूषण एक अलंकार निरूपण ग्रंथ भी है। कौन सा? भाषा भूषण जो है ये अलंकार निरूपण ग्रंथ भी है। कौन सा? भाषा भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, अलंकार निरूपण ग्रंथ भी है। ठीक है, तो यहाँ हो गए आपके भाषा भूषण के रचनाकार कौन? जसवंत सिंह। अगर साथियों हम बात करते हैं भूषण की रचनाओं के बारे में, तो भूषण की रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण हो गई एक तो इनकी। कौन सी? शिवराज भूषण। ठीक है साथियों, आज की जो प्रश्नोत्तरी इसके माध्यम से आप समझ लो आपका पूरा जो रीतिकाल है उनके कंप्लीट कवियों की जो है रचनाएं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे मान लो बार बार दूसरी जो है पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके लगभग सभी जो रचनाएं हैं सभी कवियों की वो आपको मैं क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, एक हो जाएगी आपके भूषण की रचना है वो है शिवा बावनी। कौन सी? शिवा बावनी। ठीक है, एक रचना हो जाएगी इनकी वो है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। ठीक है, ये हो जाएगी किसकी? आपके भूषण की रचनाएं। ठीक है, छत्रसाल दशक। अगर हम बात करते हैं साथियों मतीराम की, तो हमने बात कर ली थी फूल मंजरी, ललित ललाम और इसकी सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, साहित्य सार, बहुत सारी इनकी रचनाएं जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, चिंतामणि की हम बात करते हैं तो चिंतामणि की आपके एक तो रस विलास। कौन सी? रस विलास इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक इनकी है कविकुल कल्पतरु, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, मोस्ट लगा लेना इसको। तो एक रस विलास इनकी महत्वपूर्ण रचना है, एक इनकी श्रृंगार मंजरी है जो महत्वपूर्ण है, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी? चिंतामणि की। ठीक है, एक बार लिख लो आप काव्य विवेक,
काव्य विवेक, ठीक है, काव्य विवेक। एक कौन सी हो जाएगी? काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। ये रचनाएं हैं जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगले प्रश्न है आपका, जाति विलास के रचयिता हैं। साथियों, जाति विलास जो है रचना, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं जाति विलास रचना के रचयिता भिखारी दास है, या फिर आपके कवि देव है, कवि जो मतीराम है, या फिर आपके भूषण है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं जाति विलास रचना के रचनाकार कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके देव। कौन हो जाएंगे? देव। अगर साथियों हम देव की अन्य रचना के बारे में बात करते हैं कि इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो वो हो जाएगी एक तो आपके भाव विलास। देव की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो हो जाएगी भाव विलास, एक हो जाएगी आपके भवानी विलास। कौन सी? भवानी विलास, ठीक है। भाव विलास, भवानी विलास। एक हो जाएगी आपके रस विलास। कौन सी? रस विलास। एक रचना हो जाएगी आपके, वो हो जाएगी कुशल विलास। कौन सी? कुशल कुशल विलास, ठीक है, कुशल विलास। और अगर हम बात करते हैं, एक हो जाएगी इनकी काव्य रसायन। महत्वपूर्ण रचना है काव्य रसायन, इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, पहले पूछी गई है एग्जाम में, तो फिर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक हो जाएगी इनकी प्रेम तरंग, ठीक है, आदि। बहुत सारी रचनाएं इनकी जो है, हम सारी भी यहाँ लिख नहीं सकते, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हम जो है यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है अपना, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया प्रश्न है, आपको फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो साथियों आपके पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने रामचंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। तो साथियों कौन सी रचना है जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका जो है, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसने कहा था साथियों? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। क्या कहा था? रामचंद्रिका जो रचना है, इसको छंदों का अजायब घर कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना, सीकी लीनो मीन मर्ग खंजन कमल नैन, सीकी लीनो जस ओ प्रताप ओ को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? साथ ही आपके सामने पंक्तियां दी हुई हैं, और पंक्तियां बहुत ही शानदार है, ठीक है। पंक्तियां क्या है आपके सामने? सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की साथियों? तो ठाकुर की है, या फिर गणानंद की है, या फिर द्विज देव की है, या फिर आपके सामने मतीराम की है। तो इन पंक्तियों के बारे में बात करूं साथियों, तो ये पंक्तियां आपके ठाकुर की हैं। किसकी? कवि ठाकुर की हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि, एक तो आपके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है आपके? तो रीति सिद्ध के आपके हो जाएंगे, पहला केशव दास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है देव, तीसरा ऑप्शन है भूषण, और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो साथियों आपके बिहारी जो है, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। केशव जो है आपके, ये जो है आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और आपके गणानंद, बोधा, आलम, ये सब जो है आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो आपके केशव दास, देव, भूषण, ये सब कौन से आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के, ठीक है। ये आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। अगर हम बात करें बिहारी, तो रीति सिद्ध के हैं, और आपके रीति मुक्त की बात करें हम, तो आपके उसके अंदर गणानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव, ये कवि जो है आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कहलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, भिखारी दास की रचना है। साथियों इन रचनाओं में से भिखारी दास की रचना कौन सी है? साथियों यहाँ मैं आपके सामने बात करूँ एक बार, तो सबसे पहले साथियों अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, जैसे आपको किसी कहानी की, जैसे सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उसके अंदर आपके पूछ की रात कहानी लगी हुई है प्रेमचंद की, और आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी लगी हुई है, वो लगी हुई है आपकी। तो वो सारी कहानियाँ, ठीक है, ये सारी कहानी, उनकी जो कहानी है उसने कहा था, ये आपके उसने कहा था, ठीक है।
जैसे ये कहानी हुई चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, पूस की रात। ठीक है, ये जो है ये आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है और आपके नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको इनकी पीडीएफ चाहिए किसी प्रकार की कहानी की, तो हमारी वेबसाइट है प्रबोध क्लासेज के नाम से ही, प्रबोध क्लासेज के नाम से, प्रबोध क्लासेस .in लिखोगे आप तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, गूगल पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, तो इससे आप जो है किसी भी प्रकार की जो पीडीएफ आपको चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी प्रकार की, तो आप वहां से जो इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों की, जैसे मैंने ये सारे प्रश्न करवाए हैं, इन प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी प्रबोध क्लासेज के नाम से ही है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर ले और वहां आपको फाइल्स के ऑप्शन में से सारी पीडीएफ जो है देखने को मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और हमारा जो है फेसबुक पेज है वो भी प्रबोध क्लासेज के नाम से है, इंस्टाग्राम हमारा प्रबोध क्लासेज के नाम से है। अगर साथियों आपको जैसे सर्च करने पर अगर आपको हमारा चैनल का नाम ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से सभी प्रकार के लिंक आपको दी हुई है, वहां से आप ब्लॉग पर जाके आपको ब्लॉग जाके देख सकते हो, आप फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक वहां से आप सेलेक्ट करके और आप वहां से हर प्रकार का जो है हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारे किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रश्न। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कमेंट करते हैं कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिला है या फिर आपका जो ब्लॉग है उसमें मुझे जो है आपके ब्लॉग पे ये मुझे कहानी नहीं मिली है। तो आपका सोल्यूशन ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है पूरी वहां से सभी प्रकार की, जैसे फेसबुक लिखा हुआ तो फेसबुक की लिंक उसके जस्ट नीचे लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम जो अपना प्रश्न है इस पे बात करते हैं, भिखारी दास की रचना कौन सी है, इनमें से जो है भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं। तो आपके सामने मैं बात करूं सबसे पहले काव्य निर्णय या फिर काव्य सिंधु, चिंतामणि या फिर रस विवेक, ये तो खुद एक कवि है आचार्य चिंतामणि। ठीक है, रस विवेक या फिर ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए, तो भिखारी दास की रचना इनमें से कौन सी है। तो साथियों काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो साथियों कौन सा रस है जो सर्वाधिक रीति काल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में भी नहीं लिखे गए हैं, वह कौन सा रस है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले वीर रस है या फिर करुणा रस है या फिर आपके रौद्र रस है या श्रृंगार रस है। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ कि रीति काल के कवि हैं, आपको पता हो श्रृंगारी का है, तो श्रृंगार रस है जो जितना पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं लिखा गया उतना आपके जो रीति काल है वो श्रृंगार रस पर आधारित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। साथियों असत्य पूछा है आपको, ना कि सत्य पूछा है, तो पहले आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ ले कि प्रश्न में सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन आपके सामने, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। दूसरा ऑप्शन है, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और चौथा ऑप्शन है, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको साफ साफ पता लग गया होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा गलत है। ठीक है, यह हम बात करते हैं आपके सामने जो आपके रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल लक्षण ग्रंथ है जो इसके अंदर इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है, बिल्कुल आचार्य कवि कहा जाता है, रीतिबद्ध जितने भी कवि है उनको सबको आचार्य कहा जाता है। रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी है और रीतिबद्ध धारा के जो है वो आपके कौन है, केशव दास। ठीक है, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। साथियों रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है केशव, तो रीतिबद्ध धारा के कवि, रीति मुक्त धारा के जो है वो गणानंद है। कौन से, गणानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव, बाकी जो है सब बाकी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, तो गणानंद हो जाएंगे। ठीक है, केशव दास नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। ठीक है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यहाँ पे भी गलत पूछा गया है कि असत्य कथन है जो कौन सा उसका चयन करना है।
अगर मैं यहाँ पहले ऑप्शन के बारे में बात करती हूँ, रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है। रीति काल का प्रमुख भाषा, रीति काल की, ठीक है, रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने जो रीति काल में आलंबन, रीति काल में आलंबन, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की बिल्कुल अलंकरण की प्रधानता थी। रीतिकाल की प्रमुख भाषा जो ब्रज भाषा है, बिल्कुल ब्रज भाषा थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ, आलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ, तो आपका जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, बिल्कुल लक्षण ग्रंथों की जो प्रमुखता है इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साथियों आलंबन जो रूप में वर्णन हुआ वो नहीं हुआ, इसमें जो किसमें हुआ था, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति का चित्रण के रूप में जो है इसका वर्णन हुआ था, किसका, रीतिकाल का, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है। भिखारी दास की जो है वो प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है, इनमें से भिखारी दास की रचना कौन सी है, ठीक है, जो काव्य शास्त्र के आधार पर है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने काव्य प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है काव्य निर्णय, तीसरा ऑप्शन है काव्यांग प्रकाश और चौथा ऑप्शन है रस सारांश। अगर हम यहाँ बात करते हैं भिखारी दास की जो कौन सी प्रमुख रचना कौन सी जो काव्य शास्त्र ग्रंथ के ऊपर आधारित है, काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश और रस सारांश। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो काव्य निर्णय जो है ये भिखारी दास की जो है काव्य शास्त्री ग्रंथ पर आधारित है। कौन सी, काव्य निर्णय। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, देव कवि किस जिले के थे। साथियों देव जो है ये किस जिले के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका ये किस जिले के हैं। तो देव जो कवि हैं ये इटावा के थे। कहाँ के, इटावा यूपी के, इटावा यूपी के थे। कहाँ के, देव कवि किस जिले के थे, तो इटावा यूपी के थे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया जो रचना है इसके रचनाकार कौन है साथियों, देव है, या फिर आपके दूसरा ऑप्शन है केशव दास, केशव दास, तीसरा ऑप्शन है पद्माकर, या फिर आपके चौथा ऑप्शन है गणानंद। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके सामने कवि प्रिया के रचनाकार कौन है साथियों, तो कवि प्रिया के रचनाकार है जो हो जाएंगे आपके केशव दास। कवि प्रिया की रचना किसने की थी, केशव दास ने की थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है। जो शिवराज भूषण रचना है इसके रचनाकार कौन है साथियों। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ ऑप्शन के बारे में तो पहला ऑप्शन गणानंद है शिवराज भूषण के रचनाकार, या फिर बिहारी है, या फिर पद्माकर है, या फिर आपके कवि भूषण है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। तो आपके शिवराज भूषण के जो रचयिता हैं वो हिंदी के रीतिकालीन कवि कौन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे। कौन, हिंदी के रीतिकालीन कवि कवि भूषण हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही भूषण के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो आपके जो भूषण इनका जन्म कब हुआ था, इनके जन्म के बारे में हम बात करते हैं तो जन्म इनका 1613 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर हम इनके निधन के बारे में बात करते हैं, इनका निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था इनको 1715 ईस्वी में, ठीक है। अगर भूषण को हम कहें तो वीर रस के प्रमुख कवि कहलाते हैं। कौन से, वीर रस के प्रमुख रचनाकार, वीर रस के प्रमुख रचनाकार कौन है आपके, भूषण, ठीक है, कवि भूषण, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका महाकवि भूषण की रचना है। साथियों भूषण की रचना इनमें से कौन सी है। पहला ए ऑप्शन है रेणुका, दूसरी है चिदम्बरा, तीसरी है वो है आपके सामने दीपशिखा और चौथी है छत्रसाल दशक। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है साथियों, तो वो हो जाएगी आपके छत्रसाल दशक। किसकी रचना है, भूषण की रचना है। अगर साथियों हम बात करते हैं कि जो रेणुका रचना है ये किसकी है, तो ये हो जाएगी आपके रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की
रचना है। ठीक है, किसकी है? रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगर हम बात करते हैं चिदम्बरा, ये किसकी है? तो चिदम्बरा जो है आपके, वो है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। ये सुमित्रा नंदन पंत का जो है चिदम्बरा एक काव्य संग्रह है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, अगर इसके बाद मैं बात करती हूँ दीपशिखा। दीपशिखा किसकी है? तो साथियों ये है आपके महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। ठीक है, ये आपके जो है चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत का जो है काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का कौन सा है? तो दीपशिखा है। और रेणुका कौन, किसका जो काव्य संग्रह है? तो वो किसकी रचना? आपके रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, साथियों अगर थोड़ा और डीप में बात करूं मैं यहाँ पे, तो जो आपके सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह चिदम्बरा, इन पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब? 1968 में। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। कौन सी रचना के आधार पर? चिदम्बरा के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार। महादेवी वर्मा है, इनकी जो दीपशिखा है काव्य संग्रह, अगर इसका प्रकाशन के बारे में बात करूं मैं, तो 1942 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात कुछ ज्यादा डीप कर दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन हालांकि आपको जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब नेट का पेपर देते हो तब आपको ये बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन आपके सामने अवधी भाषा, या फिर आपके ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या फिर आपके बुंदेली भाषा। तो साथियों रीतिकालीन कवियों की जो काव्य भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके साथियों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो खड़ी बोली है, तो ये आपके आधुनिक काल की काव्य भाषा। किसकी? आधुनिक काल की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अवधी भाषा, तो अवधि जो है आपके भक्ति काल की है। किसकी? भक्ति काल की। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी थी। तो पहला ऑप्शन आपके सामने पद्माकर ने, या फिर भूषण ने, तीसरा ऑप्शन है बिहारी ने, चौथा ऑप्शन आपके सामने गना नंद ने। तो साथियों रीतिकाल का उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी थी। सर्वाधिक वीर रस में कविता लिखने वाले आपके कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कवि भूषण। ठीक है, इन्होंने जो है वीर रस में कविताएं लिखी थी। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ साथियों पद्माकर और आपके जो बिहारी और गणानंद, इनकी अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने किसमें जो रचनाएं लिखी थी? तो इन्होंने जो है श्रृंगार रस के अंदर जो रचनाएं लिखी थी। किसमें? श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी थी। किसने? पद्माकर ने, बिहारी ने और गणानंद जी ने। ठीक है, इन्होंने श्रृंगार रस में रचनाएं या फिर कविताएं लिखी थी, और भूषण ने जो है वो वीर रस में कविता लिखी थी। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में। ठीक है, बिहारी ने भी जो है श्रृंगार रस में कविता लिखी थी। ठीक है, और आपके जो गणानंद है इन्होंने भी श्रृंगार रस में कविताएं लिखी थी। श्रृंगार रस में। ठीक है, ये तीनों किस में लिखे थे? तो श्रृंगार रस में। और आपके जो भूषण है वो वीर रस में कविताएं लिखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य संग्रह है? महत्वपूर्ण है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ठीक है, अगर हम यह बात करते हैं, पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा का, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन आपके सामने हुआ अवधी भाषा, और चौथा जो है भोजपुरी। तो साथ में यहाँ मैं बात करती हूँ बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो यहाँ हम बात करते हैं तो बिहारी सतसई आपके ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? जो सुजान है शब्द किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो साथियों सुजान जो है आपको पता है कि सुजान किसकी प्रेमिका थी। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सुजान आपके जो है गणानंद की प्रेमिका थी। किसकी? गणानंद की प्रेमिका। कौन थी?
सुजान। इनकी बहुत शानदार लव स्टोरी भी है। जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी तब आपको गणानंद पढ़ाऊंगी, तब इनकी लव स्टोरी बताऊंगी कि जैसे सुजान को कैसे जो है गणानंद ने पाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में सुजान है जो इसको धोखा दे देती है। ठीक, किसको? गणानंद को। लेकिन फिर भी जो है गणानंद इनको अपनाने की कोशिश करता है। किसको? सुजान को। बहुत ज्यादा जो है इनका क्या जो भी आप समझो अटैचमेंट जो भी है कुछ ज्यादा था। ठीक है, किसका? गणानंद का सुजान के प्रति। अगला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो साथियों आपको पता है यहाँ आपके गणानंद है ये। ठीक है, बनानंद नहीं, गणानंद। ठीक है, तो आपके रीति मुक्त जो नहीं है वो कौन नहीं हो जाएंगे? केशवदास, क्योंकि ये आपके जो है केशवदास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। बाकी आपके गणानंद, बोधा और आलम ये तीनों कौन से हैं? आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। किसके? रीति मुक्त काव्य धारा की कवि। ठीक है, कौन हो जाएंगे? आपके गणानंद, बोधा, आलम और एक और द्विज देव। ये किसके हैं? आपके रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो केशवदास है साथ ही तो आपके रीतिबद्ध के हैं। किसके? रीतिबद्ध काव्यधारा के। क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसलिए मेरा दोबारा बताने का मन नहीं कर रहा था कि वापस दोबारा बताऊं, आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जो आपके केशवदास है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है रस का, या फिर आपके जो ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है अलंकार, और चौथा ऑप्शन आपके सामने वो है औचित्य। तो साथियों जो शिवराज भूषण रचना है, जो ग्रंथ है, इसमें किसका विवेचन मिलता है? तो ये अलंकार से संबंधित, इसमें अलंकार का जो है विवेचन देखने को बहुत अधिक मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके अलंकार तो इसमें 105 अलंकार, कितने? 105 अलंकार का विवेचन किया गया है। किसमें? शिवराज भूषण में। ठीक है, 105 अलंकार का विवेचन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? साथियों महत्वपूर्ण है, आपको ऐसे प्रश्न अधिकतर ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता है आपकी इधर एक तरफ सूची 1 दी हुई है और इधर सूची 2 दी हुई है। अब आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का जो है वो सुमेलित नहीं है। तो साथियों हम बात करते हैं काव्य निर्णय। काव्य निर्णय क्या भिखारी दास की रचना है? काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है क्या? तो बिल्कुल साथियों जो काव्य निर्णय है वो भिखारी दास की रचना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने रस रहस्य कुलपति मिश्र की। बिल्कुल रस रहस्य जो रचना है साथियों कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मोस्ट लगा के रख लेना जरूर। मतलब कि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में इन रचनाओं में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रस विलास, जो किसकी रचना है? चिंतामणि की। बिल्कुल रस विलास जो है आपके चिंतामणि की रचना है। भाव विलास केशवदास की। साथियों आपके जो यहाँ भाव विलास है ये इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशवदास। नहीं साथियों, भाव विलास के रचनाकार की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? देव। ये देव की रचना है। कौन सी? भाव विलास। किसकी रचना है? ये देव की रचना है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? चौथे नंबर का जो ऑप्शन है ये किसकी है? भाव विलास, ये देव की रचना है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हूँ। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम ने, या फिर दूसरा ऑप्शन है सेनापति ने, तीसरा ऑप्शन है बिहारी ने, और चौथा ऑप्शन आपके सामने वृंद कवि ने। तो साथियों सतसई की रचना किसने नहीं की थी? तो यहाँ आपके जो है सेनापति, इन्होंने जो है सतसई की रचना नहीं की थी। बाकी आपके जो है मतीराम ने, बिहारी ने और वृंद ने जो है आपके सतसई की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी का, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत का, तीसरा ऑप्शन है मराठी भाषा का, या फिर आपका जो है ब्रज भाषा का। तो साथियों रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर था? तो हम बात करते हैं यहाँ पे तो संस्कृत भाषा जो है इसका जो है गहरा असर था। किस पे? रीतिकालीन साहित्य पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ हो गए अपने पूरे 25 प्रश्न।
कंप्लीट। तो आज की अपनी जो प्रश्नोत्तरी है यहाँ होती है खत्म। कल से अपने जो है वापस रीतिकाल से संबंधित 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। इससे क्या है कि जैसे आपको फायदा मिल रहा है तो दूसरों को भी फायदा मिलना चाहिए। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही, धन्यवाद।